हेलो दोस्तों, SKGS स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण प्रवेश के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी लेखपाल परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और हमारे इस प्रैक्टिस सेट को करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी और यह विषय आपको बहुत आसानी से अच्छे अंक दिलाने में बहुत सहायक है। इसीलिए आपकी ग्रामीण प्रवेश विषय पर अच्छी पकड़ होना बहुत आवश्यक है, जिससे आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें। और आज का यह प्रैक्टिस सेट 17 है। इसके पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो लोग इसके पहले का वीडियो ना देखे हों, वे नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र से आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई? सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई? और इसमें ऑप्शन है ए जवाहर रोजगार योजना, बी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना और डी ऑप्शन है मनरेगा। किस कार्यक्रम में की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शन है इसमें 1950 में, 1978 में, 1986 में और डी ऑप्शन है अभी नहीं बना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गांव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अपने प्रश्नों का काउंट करते रहिएगा, आप 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर रहे हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इसमें ऑप्शन है भूमि कटाव से, बी ऑप्शन है लाउड स्पीकर के ध्वनि और सी ऑप्शन है पशुओं के जलाशयों में नहाने से और डी ऑप्शन है मानव अवशिष्ट व वहित मल द्वारा। गांव में ध्वनि प्रदूषण का कौन सा स्रोत इसमें नहीं है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी लाउड स्पीकर के द्वारा ध्वनि। यह गांव में जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसमें ऑप्शन है ए फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से, बी ऑप्शन है उद्योग धंधों के ठोस तथा जलोय उपद्रव प्रश्न नंबर 4 है भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है। भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है और इसमें ऑप्शन है ए फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से और बी ऑप्शन है उद्योग धंधों के ठोस तथा जलोय उपद्रव्यों के भूमि में निकासी से और सी ऑप्शन है कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। यह भूमि प्रदूषण उत्पन्न करने का सभी कारक हैं। ए बी और सी तीनों उपर्युक्त सभी आंसर इसका सही है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन है इसमें 1967 को, बी ऑप्शन है 1977 को, सी ऑप्शन है 1990 को और डी ऑप्शन है 1997 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1967 को राष्ट्रीय एकता समिति की गठन हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? ऑप्शन है ए सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, बी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सी ऑप्शन है सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषि अमिक कार्यक्रम और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। और इसमें ऑप्शन है ए अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग और बी ऑप्शन है उन्नत सिंचाई, सी ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संघटक कार्यक्रम थे? ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना, बी ऑप्शन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और डी ऑप्शन है एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन। ऑप्शन है इसमें संत विनोबा भावे, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है श्रीमन नारायण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का खाली स्थान है लगभग भाग बेकार चला जाता है। कितना भाग बेकार चला जाता है? इसमें ऑप्शन है 70%, 10%, 30% और डी ऑप्शन है 90%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 70% भाग रसोई घर के चूल्हे का ईंधन उत्पन्न करने का ऊष्मा जो है 70% बेकार चला जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? ऑप्शन है ए कानपुर में, बी गोरखपुर में, सी महाराजगंज में और डी ऑप्शन है अयोध्या में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराजगंज में। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र शिलान्यास किया गया महाराजगंज में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। गांव के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए? इसमें ऑप्शन है कुओं में यदा कदा लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग और कुओं में गंदी बाल्टी ना डालें, सी है पनघट के चारों तरफ गंदा नहीं हो और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है इसमें अधिक अन्न उपजाओ, बी ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। ऑप्शन है ए स्वास्थ्य सप्ताह, बी क्रमबद्धता और सी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सप्ताह और क्रमबद्धता आवश्यक होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की है। कैसी समस्या है? आंतरिक, बाह्य एवं आंतरिक दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य। जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण पर्यावरण की बाह्य समस्या है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और ऑप्शन है विवाद रहित ग्राम से, बी ऑप्शन है स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति से, सी ऑप्शन है ग्रामों को खुले में शौच मुक्त बनाने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामों को खुले में शौच मुक्त बनाने और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन अपनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। यह निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की शुरुआत कब से की गई? ऑप्शन है इसमें ए 14 नवंबर 2001, बी 14 नवंबर 2002, सी 14 नवंबर 2003 और डी ऑप्शन है 14 नवंबर 2004। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 नवंबर 2004 को नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत की गई। यह सबसे पहले 150 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जिला ग्राम्य विकास प्राधिकरण का कार्य है। जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य है। क्या कार्य है इसका? ऑप्शन है इसमें ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, बी ऑप्शन है शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों को बांटना, सी ऑप्शन है विकास परियोजनाओं का अनुमोदन
और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जिला ग्राम विकास अधिकरण का ये सभी कार्य हैं। इस ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू की गई? ऑप्शन है मई 1999 में, मई 1995 और दिसंबर 2000 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 2000 में, दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। पच्चीस दिसंबर सन 2000 को शुरू किया गया था। 21। वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है। कैसी बीमारी पैदा होती है? ऑप्शन है इसमें दमा, बी ऑप्शन है तपेदिक या टीबी, सी ऑप्शन है मलेरिया और डी ऑप्शन है दमा व क्षय, तपेदिक रोग दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दमा, क्षय व तपेदिक रोग। प्रदूषित पानी से यह दोनों रोग हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया? ऑप्शन है इसमें 1991, 1993 और 1999 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत जो है सन 1986 में किया गया था। 1986 में शुरू किया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम किया गया। यह शुरुआत 1991 में किया गया था। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब की हुई थी? अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है इसमें 1966, 1970, 1978 और डी ऑप्शन 1987। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1966, 1966। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। गांव में खेती तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की भांति काम करते हैं। वयस्क होने पर उनका क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है ए, कार्य कुशलता में वृद्धि, बी, आर्थिक स्वतंत्रता, सी, परिवार को सहायता और डी ऑप्शन है शरीर में ढांचागत विकृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शरीर में ढांचागत विकृति उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है या होता था? किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? ऑप्शन है जमींदारी, बी ऑप्शन है महालवाड़ी व्यवस्था, सी ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था और डी ऑप्शन है काश्तकारी व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में
भूमि का ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इंदिरा गांधी आवास योजना गांवों में रहने वाले गरीबों को आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहर योजना से अलग कर एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू की गई। यह कब लागू की गई? और इसमें ऑप्शन है 1 जनवरी 1996 में, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1997, सी ऑप्शन है 1 जनवरी 1998 और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1996 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या होगा? आने से क्या होगा? मौसमों पर 2 फसल, यहाँ मौसम में एक मौसम में 2 फसल, एक मौसम पर 2 फसल होना चाहिए। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। सॉरी, एक मौसम पर 2 फसल होगा। एक मौसम पर 2 फसल और बी ऑप्शन है एक ही साथ 2 फसल और सी ऑप्शन है अन्य फसलों के साथ एक फसल, डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक ही साथ 2 फसल। युग्म पैदावार का मतलब होता है एक ही साथ 2 फसल उगाना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1949, बी 1951, सी 1959 और डी ऑप्शन है 1999। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सन 1959 में सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो गोकुल ग्राम योजना का संबंध गुजरात से है। ऑप्शन सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सही है? स्वजल धारा योजना के लिए सही है। ऑप्शन है इसमें यह राज्य सरकार के स्वामित्व में है, बी ऑप्शन है यह केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, सी ऑप्शन है यह राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है और डी ऑप्शन है यह केंद्र सरकार तथा स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है स्वजल धारा योजना के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। यह कथन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं क्या है? ऑप्शन है ए गांव में रहने वाले गरीबों का जीवन स्तर सुधारना मात्र, और बी ऑप्शन है गांव में रहने वाले गरीबों के लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन है गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन है ए जरीब, बी कंपास, सी थियोडोलाइट और डी ऑप्शन है पायरोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीटर का उपयोग भूमि मापन में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए अधिनियम 1992 73वां संशोधन महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। और बी ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। सी ऑप्शन है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग की सहायता के लिए लागू की गई है? अन्नपूर्णा स्कीम ऑप्शन है इसमें ए वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था में पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। और बी ऑप्शन है पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए। सी ऑप्शन है अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। डी ऑप्शन है किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में यहाँ कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें आय प्राप्त नहीं होती, उनके लिए है अन्नपूर्णा स्कीम। तो इस बार इसका सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। देश के ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो इसमें ऑप्शन है दिसंबर 2000, मई 1995, मई 1999 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिसंबर सन 2000 में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू किया गया था। 25 दिसंबर को। 36 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्राम क्षेत्रों में कब शुरू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कब शुरू की गई? इसमें ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1999, बी 1 अप्रैल 1998, सी 1 अप्रैल 1996 और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है? वसूली कीमत ऑप्शन है इसमें बाजार कीमत से कम पर, बी ऑप्शन है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, सी ऑप्शन है वायदा स्कीम या कीमत पर और डी ऑप्शन है मंडी कीमत पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
बाजार कीमत से कम पर। वसूली कीमत सामान्यतः बाजार कीमत से कम पर निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। ग्राम सभा का निर्णयकर्ता कौन होता है? ऑप्शन है इसमें ए खाप, बी जेलदार, सी सरपंच और डी ऑप्शन है पटवारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरपंच। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान और फिर खालिस्तान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन है इसमें एसबीआई और नाबार्ड, बी ऑप्शन है आरबीआई, बीआईआर और एसबीआई, सी ऑप्शन है आरआरबी और भूमि विकास बैंक और डी ऑप्शन है आरआरबी और आरबीआई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आरआरबी और भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ऑप्शन है इसमें ए बौद्ध साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी जैन साहित्य और डी ऑप्शन है तमिल साहित्य। आंसर करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध साहित्य में वैदिक साहित्य में मिलता है। ऑप्शन बी सही है, वैदिक साहित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है? कार्य प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन है इसमें नियोजन या प्लानिंग, रिपोर्ट तैयार करना और सी ऑप्शन है बजट आवंटन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है उपयुक्त या उपरोक्त सभी। उपरोक्त लिखा गया है या उपयुक्त होना चाहिए? उपयुक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, तो इसका सही आंसर है जो 41 का ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए ग्रामीण विकास विभाग, बी सिंचाई विभाग, सी जल विभाग और डी ऑप्शन है रेल विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 12%, 30%, 45% और 25%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राजस्व अनुभाग 8 का संबंध किससे है? ऑप्शन है इसमें नहर देय से, बी है भवन निर्माण, सी है चकबंदी और डी ऑप्शन है अधिकारियों के कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चकबंदी से है। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध चकबंदी से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? ऑप्शन है इसमें अनुभाग 10, अनुभाग 11, अनुभाग 12, अनुभाग 13। किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी अनुभाग 11। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। सहकारी खेत का घटक है, सहकारी खेती का घटक है, क्या है? मजदूर, किसान, जमींदार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किसान। सहकारी खेती का घटक किसान होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसमें खंड कल्याण अधिकारी, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, और बी ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सी ऑप्शन है खंड विकास जिला अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और डी ऑप्शन है तहसीलदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। विकास खंडों का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहलाता है खंड विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान। ऑप्शन है इसमें कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि नीति क्रियान्वित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन है इसमें कृषि नीति 2017, बी ऑप्शन है कृषि नीति 2015, सी ऑप्शन है कृषि नीति 2013 और डी ऑप्शन है कृषि नीति 2013। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि नीति क्रियान्वित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि नीति 2013 क्रियान्वित है वर्तमान में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। आज का लास्ट प्रश्न है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन है इसमें कटक में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है मैसूर में और डी ऑप्शन है लुधियाना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार आज यह महत्वपूर्ण 50 प्रश्न था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।